लेकिन इन सब के बावजूद एक इंपॉर्टेंट बात यह कि कार सिर्फ कार नहीं है, वो आपकी फैमिली का हिस्सा होता है। बहुत सारे लोग इसे फैमिली मेंबर के रूप में लेते हैं और एक फर्स्ट चॉइस भी होती है, अपनी चॉइस भी होती है कि मुझे अपने पास कौन सी टाइप की कार रखनी है, कि हैचबैक रखनी है, सेडान रखनी है, एसयूवी रखनी है, स्पोर्ट्स कार रखनी है। ऑल डिपेंड्स और आर चॉइसेस। 2024 का एंड आ गया है और साल के अंतिम 2 महीनों के अंदर आप एक कार खरीदने की प्लान कर रहे हैं या फिर 2025 में कार खरीदने की प्लान कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करनी चाहिए कार खरीदने से पहले। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार एक ऐसी डील है जो आप अपनी नीड के लिए ले रहे हैं, ना कि डीलर्स की नीड के लिए। तो डीलर से कोई भी डील करने से पहले अपनी नीड को इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप जो कार खरीदने वाले हैं, आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में कार की रेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो कार अभी से 3 साल पहले तक 5 लाख में मिल रही थी, वो आज 7 या 8 लाख में मिल रही है। जो 10 लाख में मिल रही थी, वो 12 या 14 लाख रुपए में मिल रही है। यानी कि कार के रेट्स तो बढ़े हैं। वहीं पे देखें अगर, तो कार के रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप ईएमआई पे ले रहे हैं, लोन के थ्रू ले रहे हैं, तो उसका रेट भी बढ़ गया है। जो 6 या 7% पे लोन मिला करते थे, वही लोन आज के डेट में 7, 8 या 9% तक पे भी मिल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है और इनको किस प्रकार से आप क्रैक कर सकते हैं, उसी की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि आप बेसिकली यूज्ड कार पे जाना चाहेंगे या फर्स्ट हैंड कार पे, यानी कि न्यू कार पे। देखिए, न्यू कार और यूज्ड कार में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि यूज्ड कार आप किसी और का यूज किया हुआ कार लेंगे, लेकिन बदले में आपको सस्ती कार मिलती है। कई सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ सकता है। आपको मालूम नहीं है कि यूज्ड कार को किस तरीके से यूज किया गया है। तो इसका बेहतरीन तकनीक ये है कि आप ये किसी डीलर के थ्रू लीजिए, जैसे कि मारुति की ट्रू वैल्यू या फिर महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस। इस तरीके से और भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं जहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और इन डीलर्स के थ्रू आप यूज्ड कार भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट हैंड कार ही लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वहां कोई चैलेंज ही नहीं है। बिल्कुल आप फर्स्ट चकाचक नई वाली कार लेने वाले हैं। तो जो कार भी लेना चाहते हैं, उस कार को लेने से पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप अपना खुद का बजट क्या रखते हैं, व्हाट यू कैन अफोर्ड। देखिए, जहां तक अफोर्ड करने की बात है ना, तो हम कई बार अपनी औकात से जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं और उसे बाद में चुकाते रहते हैं। हालांकि बड़ी कार लेने में, यानी कि बड़ी महंगी कार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यूजुअल ये कहा जाता है कि अगर आप एक नौकरी पेशा है जहां पे फिक्स इनकम है आपकी, वैसे लोगों को आइडियली हर महीने की सैलरी का 10% से ज्यादा ईएमआई वाली कार नहीं लेनी चाहिए। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये 10% की ईएमआई पे आप कौन सी कार ले सकते हैं। एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, यानी कि 10% बनता है 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए प्रति मंथ ईएमआई पे आप कौन सी कार ले सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसमें 2 फैक्टर काम करेंगे। पहला फैक्टर कि कार की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, और दूसरा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप इस कार को परचेज कर रहे हैं, यानी कि बैंक से अगर आप लोन पे ले रहे हैं या फिर कार डीलर ने कोई डील आपको दी है, कहीं ना कहीं आप ईएमआई को ले रहे हैं, तो आप किस प्रकार से और कौन सी कार को फाइनलाइज करेंगे उस बजट के अंदर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कैश पे जाना चाह रहे हैं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा कैश पड़ा है और कैश से ही आप कार ले पाएंगे, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो इनकम है ना, उसकी 5 से 6 महीने की सैलरी से ज्यादा बड़ी कार ना ले। अब आप बोलेंगे, अगर आपकी महीने की इनकम अगर 1 लाख रुपए है, तो क्या आप सिर्फ 6 लाख की कार ले सकते हैं? आइडियली हाँ, आइडियली आपको यही लेनी चाहिए। अगर आप बड़ी पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, चॉइस आपकी है, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि 5-6 महीने तक के पैसे की कार लीजिए, यानी कि वो एक ऐसा एसेट होगा जो आप दोबारा से उस वैल्यू के बराबर पैसे फिर से जमा कर पाएंगे, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है और आप लेते ही उसकी रेट कम हो जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद एक इंपॉर्टेंट बात यह कि कार सिर्फ कार नहीं है, वो आपकी फैमिली का हिस्सा होता है। बहुत सारे लोग इसे फैमिली मेंबर के रूप में लेते हैं और एक फर्स्ट चॉइस भी होती है, अपनी चॉइस भी होती है कि मुझे अपने पास कौन सी टाइप की कार रखनी है, कि हैचबैक रखनी है, सेडान रखनी है, एसयूवी रखनी है, स्पोर्ट्स कार रखनी है। अगर ये आपने तय कर लिया, तो अब तय करते हैं आपकी चॉइस का इवैल्यूएशन इस बेस पे कि आपको उसे चलाना कितना है। आप ईवी पे जाना चाहते हैं, सीएनजी पे जाना चाहते हैं या फिर पेट्रोल कार पे जाना चाहते हैं। देखिए, ये कितने में मिलेगी और कितना आप चलाएंगे, ये 2 अलग अलग बातें हैं। ईवी कार नॉर्मली महंगी है और सस्ती होती है उसकी कॉस्टिंग, क्योंकि आप उसे चार्ज करते हैं बिजली के सिर्फ 1 या 1.5 रुपए प्रति यूनिट के अकॉर्डिंग। यानी कि बेसिकली अगर कंपैरिजन पेट्रोल से करें या सीएनजी से करें, तो अगर तीनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे यूजुअली, लेट से एग्जांपल के रूप में इंडियन मार्केट में मारुति कार सबसे ज्यादा चलती है। तो मारुति की सीएनजी कार्स की अगर बात करें तो यूजुअली इसका पर किलोमीटर 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ता है, जबकि पेट्रोल पे वही रेट 5 से 6 या 7 रुपए प्रति किलोमीटर पे जाता है। और
उसको कंपैरिजन करें अगर ईवी पे, तो इट विल बी कम अराउंड 1 to 2 रुपीज। तो इनिशियली तो यही लगेगा कि ईवी कार सस्ती होंगी मेंटेन करने में, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं खरीदते समय, वो कितने दिन में रिकवर करेंगे। नॉर्मली अगर आप कम चलाते हैं, 10-20 किलोमीटर चलाएंगे डेली का, या फिर हफ्ते का मुश्किल से 30-40 किलोमीटर, तो ऐसे में आपके लिए पेट्रोल ज्यादा फायदेमंद होगा इन कंपैरिजन सीएनजी या ईवी। जिन लोगों की रनिंग ज्यादा है उनके लिए ईवी या सीएनजी अच्छा हो सकता है, क्योंकि फाइनली उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए साथ में, अगर आप ईवी पे जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ईवी के चार्जिंग स्टेशन आसपास अवेलेबल हैं। आप जिस रूट पे अक्सर ट्रैवल करते हैं हर जगह क्या ईवी का चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। कुछ स्टेट्स में बहुत ब्यूटीफुली ये डिजाइंड है, बट बहुत सारे स्टेट्स आज के डेट में भी इंडिया ऐसे हैं जहां पे आपको ईवी के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप जिस घर पे रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अपना खुद का घर है या किराए के घर में रहते हैं, खुद के घर में रहते हैं, तो क्या आप सेटअप कर पाएंगे ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो क्या कंडीशंस होंगे ईवी का चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए? ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सीएनजी ऑफ कोर्स आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके खरीद रहे हैं, तो वो कंपैरिजन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीएनजी वेरिएंट आपके लिए फायदेमंद कितने सालों में होने वाला है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद। और ये डिपेंड करेगा आपकी रनिंग के ऊपर। आप रनिंग को कैलकुलेट कर लीजिए, गुने 3 रुपए या 4 रुपए प्रति किलोमीटर वर्सेस पेट्रोल 4 रुपए या 5 रुपए प्रति किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, यूज कार की थोड़ी बात कर लेते हैं। यूज कार अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका इवैल्यूएशन कीजिए आप ऑनलाइन। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे कार देखो, कार वाले, मारुति सुजुकी का खुद का ही होगा, ट्रू वैल्यू का खुद का, या फिर हर कंपनी का अपना खुद का वेबसाइट होता है। उस पर जाइए, उसके शोरूम पे क्या दिख रहा है, एक शोरूम का प्राइस और ऑन रोड प्राइसेस क्या दिख रहे हैं, उसका कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करने के बाद उसे नोट डाउन कीजिए और फिर उसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल में उसी कार की अभी वैल्यू क्या है जिसे आप लेने जा रहे हैं, कितना किलोमीटर तक ये चल चुकी है और कितनी पुरानी है। मेक मॉडल जितना पुराना होगा उसकी रेट कम होनी चाहिए, जितना ज्यादा किलोमीटर चल चुकी कार उतनी कम रेट होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए ये हम आगे तय करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने के लिए प्रिपरेशन कीजिए, यानी डीलर से बात करने के लिए प्रिपरेशन कीजिए। अपने सवाल लिखिए, अपने नीड्स लिखिए और स्टिक रहिए अपने नीड्स के ऊपर, उससे डिबेट होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, जब आप डीलर से बात करेंगे, अगर वो एक स्मार्ट सेलर है तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पिच कर देगा बेसिकली जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। तो आपको खुद ही तय करना है कि आपको अपनी कार के अंदर क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही डील पे बात कीजिए। इनिशियली अवॉइड कीजिए कि आप उनके पास जाके बात करें, कोशिश कीजिए कि टेलीफोनिक बातचीत हो और ईमेल पे डॉक्यूमेंटेड कन्वर्सेशन आपके पास आता रहे। डीलर के पास जाके तभी बात कीजिए जब आप ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके हैं कि आप कौन सी वेरिएंट की कार लेने वाली हैं, कौन सी कार लेने वाले हैं और उसका एक विजिट बनता है। इन सारे कन्वर्सेशन में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हर चीज डॉक्यूमेंटेड ईमेल पे रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैप में ना फंसे जो कॉल आती है आपके पास। यूजुअली कॉल जब आएगी तो आपको कोशिश करेंगे कि वो ऑन साइट विजिट कराएं। ऑन साइट में आपको बोलेंगे जब आप ऑन साइट आएंगे तो आपको बेहतर डील मिलेगी। कंपेयर कीजिए, उनको अपनी डील बताइए कि मेरा ये प्राइस है, मेरा ये बजट है, इसके अकॉर्डिंग आप पहले बताइए, देन ओनली आई विल बी विजिटिंग टू योर सेंटर। दरअसल में आप किसी सेंटर को विजिट करते हैं तो वहां पे जो सेल्स पर्सन होता है ना, वो इतने फीचर्स और इतने पैसों का चक्कर आपको दिखा देगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कई बार उसकी बातों में बह जाएंगे क्योंकि उनका काम ही वही है। तो कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही बात करें। अब बात करते हैं डील फाइनलाइज करने की। अब ये डीलर से जब बात होगी ना आपकी ऑनलाइन, जब टेलीफोनिक बात होगी, तो वो आपको एक ऑफर प्राइस देंगे। जो भी ऑफर प्राइस देंगे, चाहे वो यूज कार की बात कर रहे हो या फिर न्यू कार की बात कर रहे हो, डिस्काउंटेड ऑफर क्रेडिट की बात कर रहे हो या फिर बैंक के ईएमआई की बात कर रहे हो, हर ऑफर में एक ऑफर आपको कोट किया जाएगा जिसको सुनने के बाद आपको एक काउंटर ऑफर देना है। मन में पहले बिठा के रखिए, 10% से 20% के बीच में कुछ एक तय करके रखिए और वही ऑफर कोट कीजिए उनको, यानी कि आपको एक काउंटर ऑफर देना ही है। आप उस रेट पे बिल्कुल ही नहीं रुकिए जो रेट उन्होंने दिया है। अब आप जब काउंटर ऑफर देंगे तो फिर निगोशिएशन होगा, बातचीत होगी, उस पर निगोशिएट कीजिए। जितना ज्यादा आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है वो आपके फायदे की बात होगी। एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक साथ मल्टीपल डीलर से बात कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑफर्स भी होंगे। आप डायरेक्टली वो ऑफर्स उनको कोट भी कर सकते हैं कि आप ये ऑफर मुझे दे रहे हो जबकि दूसरा पार्टनर मुझे कुछ और ऑफर दे रहा है। इफ यू कैन गो बिलो ऑफ दैट offer then only I will take from you, otherwise I already have a better deal for me। और इन सब के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो कोई भी कार ले रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर आप न्यू कार ले रहे हैं तो
एक्स शोरूम वर्सेस ऑन रोड प्राइस में डिफरेंसेस आएंगे और ये स्टेट टू स्टेट वैरी भी करेगा। वैसे तो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में सबसे सस्ती कार मिलती है क्योंकि वहां पे रोड टैक्सेस कम है, गवर्नमेंट के टैक्सेस कम है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से ले सकते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बता दें कि आप जो कोई भी कार लेना चाहते हैं उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसके चार्जेस अलग होते हैं, उनके टैक्सेस अलग होते हैं और हर स्टेट का अपना अपना टैक्स होता है। तो जब आप लेने के लिए फाइनलाइज करने वाले हैं तो ये तय कीजिए कि आप कौन से स्टेट से लेना पसंद करेंगे। जहां सबसे सस्ती कार मिलती है वहां से लेंगे या फिर जहां रहते हैं वहां लेंगे। देखिए कुछ फर्क तो रहेगा, ऑफकोर्स दूसरे स्टेट की कार लेके दूसरे स्टेट में चलाएंगे, वो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है, उसमें भी मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूं, लेकिन हम किसी और वीडियो में इस पर बात कर सकते हैं। फिलहाल जब आप एक्स शोरूम प्राइस से ऑन रोड पे आ रहे हैं तो कंपेयर कर लीजिए कि स्टेट में ले रहे हैं, क्योंकि जब आपसे डीलर बात करेंगे तो एक्स शोरूम पे बात करेंगे और एक्स शोरूम पैन इंडिया एक ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। दरअसल में सारा फर्क तो स्टेट टैक्स के बाद ऑन रोड आने पे होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन चीजों के लिए आपको चेता दूं, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।